हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड सेक्शन, मोनोटोनिसिटी। आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा फिजिक्स में और ये भी सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी सिंपल है। शुरू में ऑब्वियसली ये सिंपल लगेगा, बट बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक सब गलतफहमियां दूर हो जाएगी। जिन अमेजिंग क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात करी थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के स्टार्टिंग में, उन अमेजिंग क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस मोनोटोनिसिटी पे बेस्ड है। सॉल्विंग वाला पार्ट तो दूर की बात, कई बार ऐसा होता है कि इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। कई में तो ये भी नहीं पता चलता है कि अच्छा भाई ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। कई बार ये लगता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप लोग ढंग से देखो और हर डीपीपी को प्रॉपरली सॉल्व करना। खैर आज का लेक्चर तो रिलेटिवली सिंपल होगा, तो आइए शुरू करते हैं। होता क्या है मोनोटोनिसिटी, जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो किस तरीके से चेंज होता है अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूं, जो कि x होता है। तो अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं तो y क्या हो रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, क्या वो डिक्रीज हो रहा है, या वो कांस्टेंट है, या कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रहा है। उन्हीं सब के बारे में हम बात करते हैं इस वाले चैप्टर में। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। देखो भाई, दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे बहुत कॉमन है, मैं दोनों समझा देता हूँ। मैं ये भी बता दूंगा कि हम कौन सी यूज करेंगे। ये जो फोटो है ये दिख रहा है कि अगर x को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, x को इंक्रीज करने का मतलब वी आर मूविंग ऑन द राइट साइड, और y इंक्रीज होने का मतलब ऊपर जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। इसको कई जगह पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं या सिर्फ इंक्रीजिंग। आई एम कमिंग अप टू ऑल द टर्मिनोलॉजीज, फिर अपन समझेंगे इनको ढंग से। यहां पर देखो क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज किया और ये फिर कांस्टेंट है। ये हो सकता है कि ढंग से नहीं दिख रहा हो, बट भावनाओं को समझो कि ये कांस्टेंट है और ये फिर इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये किसी भी जगह पर डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या कांस्टेंट है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसको इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये जो पिंक कलर से लिखा हुआ है ये एक टाइप की टर्मिनोलॉजी है, और ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो दूसरे टाइप की टर्मिनोलॉजी है। यहां पर देखो ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है और ये ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यहां पर डिक्रीज किया, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग बोलेंगे। अब आइदर ये पिंक वाली टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी या ये ग्रीन वाली टर्मिनोलॉजी। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ग्रीन वाली टर्मिनोलॉजी मेक्स मोर सेंस। भाई इंक्रीजिंग का मतलब तो इंक्रीजिंग होता है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ। अब आई एम श्योर कि कहीं पर किसी ना किसी को ये कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि सर अगर कहीं पर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो हम कैसे समझेंगे कि वो ये वाला इंक्रीजिंग है कि ये वाला इंक्रीजिंग है। भाई अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग लिखा है तब भी कोई टेंशन नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो क्लैश हो सकता है। टेंशन फ्री हो जाओ, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। शब्दों के जाल में फंसाकर किसी भी एग्जामिनर का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जबरदस्ती आपसे क्वेश्चन गलत करवाए। गलत करवाने के लिए उसके पास और भी तरीके हैं।
मैंने ये सब चीजें यहाँ पर इसलिए क्लियर कर दी है कि अगर आप किसी किताब में देखें कि भाई उसने तो नॉन डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग लिखा है, तो भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन को देखकर, ऑप्शंस को देखकर भी आपको एग्जामिनर की भावनाएं समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल विच ऑब्वियसली मेक्स लॉट ऑफ सेंस, कि किसी इंटरवल में फंक्शन कैसा है भाई, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि फलाना ढिमकाना है। फिर एक जो ये चीज आती है एट अ पॉइंट, ये थोड़ा सा मतलब समझने में ऐसा लगता है कि यार एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, तो हम समझेंगे कि एक्चुअली एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। डोंट वरी, ओके। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और वो भी कंप्लीटली नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट। देखो भाई, मोनोटोनिसिटी को चेक करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल तरीका, जो कि हम बाय ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे यहां पर हमने किया, ये ऑब्जर्व किया ना कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। ये हो गया फंडामेंटल तरीका। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन। तो पहले हम बात करेंगे मेथड्स टू चेक मोनोटोनिसिटी बाय फंडामेंटल थ्योरम ओवर एन इंटरवल। अब समझो इसका मतलब क्या है। कोई एक फंक्शन है जिसकी डोमेन D है, चलो ये तो बेसिक बात हो गई। इस डोमेन का एक सबसेट S, और इस S में से अगर मैं कोई से भी दो एलिमेंट्स लूं, x1 x2, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, तब अगर फंक्शन हर x1 और x2 के लिए इस तरीके की चीज को फॉलो करता है, x2 बड़ा है x1 से, तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे ज्यादा है, फंक्शन की वैल्यू कंपेयर टू x1 के छोटे x के लिए छोटी वैल्यू, बड़े x के लिए बड़ी वैल्यू। x बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे भाई, इंक्रीजिंग। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओवर s, क्योंकि हम सेट s की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1, मतलब या तो वैल्यू बढ़ रही है या तो इक्वल है, तब क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। लॉजिकल भी है भाई, फंक्शन की वैल्यू घट थोड़ी ना रही है, या तो इंक्रीज कर रही है या तो कांस्टेंट है, डिक्रीज थोड़ी ना हुई, तो ये नॉन डिक्रीजिंग ओवर इंटरवल s। उसी तरीके से डिक्रीजिंग कब होगा, जब f ऑफ x2 इज लेसर देन f ऑफ x1, और नॉन इंक्रीजिंग कब हुआ, जब f ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1। भावनाओं को समझो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी समझ में आ गया कि यार ये क्यों याद करेंगे, ये तो लॉजिकल है ना। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम यूज करके जो डिफरेंशिएशन वाला तरीका है वो मत यूज करना। अगर आप लोगों को फिजिक्स में आता भी है मत यूज करो, आई विल सजेस्ट दिस राइट नाउ। बाकी आप अपनी इच्छा के मालिक हो। इन पांचों को आंसर करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डिस्कस करते हैं एक एक करके। y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज इंक्रीजिंग। ग्राफ बना के समझ सकते हो, लॉजिकली भी सोच के कई बार काम हो जाता है कि भाई अगर x बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका क्यूब भी बढ़ेगा। दो अलग अलग x का क्यूब सेम तो नहीं हो सकता। टॉकिंग ओनली अबाउट रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में मत घुस जाना। तो रियल नंबर में अगर हम x को बढ़ाएंगे तो उसका क्यूब भी बढ़ेगा। ग्राफ तो हमको पता ही है x क्यूब का कैसा होता है। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसकी बात करें, सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 0 से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं। 0 पर भी ओपन ब्रैकेट है, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ऐसा ये गोला आ गया। ये क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये डिक्रीजिंग है, x बढ़ेगा तो ये घटेगा। ओके, चलिए भाई, तो अगर इस फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें फ्रॉम 0 to 1, 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, 1 पर ओपन ब्रैकेट है इस केस में, तो ये जो है दिस इज इंक्रीजिंग। इसकी बात करें तो 1 पर ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। सो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। भाई अगर आप x1 और x2 0 से 1 के बीच में लेते हो, 1 पर ओपन ब्रैकेट, तब तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने x1 ये लिया और x2 ये लिया, तो x2 तो x1 से बड़ा है, वैल्यू वाइज दिस इज ग्रेटर कंपेयर टू दिस, तो ये फंक्शन 0 से लेकर 1 तक के, 1 पर ओपन ब्रैकेट वहां पर तो इंक्रीजिंग है, 1 पर ये नीचे आ गया, तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट y इक्वल टू 1/x। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करके चेक किया है तो आपने आंसर किया होगा डिक्रीजिंग, विच इज रॉन्ग। पहले सही आंसर की बात करते हैं, और हम तो भाई इसको फंडामेंटल थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कंफ्यूज्ड? चलिए भाई डिस्कस करते हैं। अगर मैंने x1 और x2 को इस इंटरवल में लिया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये x1 ये x2 कहीं पर भी ले लो, अगर x2 x1 से बड़ा है तो वैल्यू x2 के करस्पॉन्डिंग छोटी है, सो दिस इज डिक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x1 और x2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिया है, तब भी छोटे x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है कंपेयर टू बड़े x के, तो यहां पर भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल डिक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या? नहीं, कहानी में ट्विस्ट आएगा मेरे दोस्त। यहां पर देखिए, अगर मैंने x1 यहां पर इस ब्रांच में और x2 इस ब्रांच में लिया, तो x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? ऑब्वियसली x2 बड़ा है। फंक्शन की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x2 बड़ी है कि करस्पॉन्डिंग टू x1 बड़ी है? x2 बड़ी है, तो क्या अब इसको डिक्रीजिंग बोलोगे? तो भाई अगर हमने -∞ से 0 तक के इस इंटरवल में x1 और x2 लिए, फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर हमने 0 से ∞ इस इंटरवल में x1 x2 लिए, फंक्शन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हमने -∞ से ∞ इन टोटलिटी इस पूरे एक्सप्रेशन को देखा, ऑब्वियसली 0 उसमें नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू 1/x है, तो x इक्वल टू 0 डोमेन का पार्ट ही नहीं है, दैट्स ऑब्वियस। तो -∞ से ∞ एक्सक्लूडिंग 0 इस पूरे इंटरवल में इन टोटलिटी देखा, देन दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर, तो भाई फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है कि अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो x² ग्रेटर देन 0 है, तो -1/x² इज नेगेटिव। तो इस लॉजिक से तो फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। कहाँ गलती हो जाती है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।